हेलो एवरीवन, माय नेम इज चिराग चुगानी और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने ये देखा कि केमिस्ट्री जो है वो किस तरीके से बायोलॉजी में वर्क करती है। यही केमिस्ट्री की रिएक्शन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हम जानते हैं कुछ आयोनिक होते हैं, कुछ कोवेलेंट होते हैं। और कोवेलेंट में भी हमारी पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करें जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, वो हमारे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बायोमॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इन बायोमॉलिक्यूल्स में हमारा अमाइनो एसिड्स आता है, इसमें हमारे क्या आते हैं, लिपिड्स आते हैं। इसी अमाइनो एसिड्स में हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम कार्ब्स भी बोल देते हैं शॉर्ट में। विटामिन्स भी इसी कैटेगरी के हैं और न्यूक्लिक एसिड्स भी इसी कैटेगरी के हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए आरएनए बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स हैं। सो ये हमारे सभी क्या हैं, सारे के सारे ये हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें से हमारा आज का पहला बायोमॉलिक्यूल हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अमाइनो एसिड। बट अमाइनो एसिड में पढ़ना क्यों है? देखो भाई, अमाइनो एसिड हमारा एक बेसिकली हमारी बायोमॉलिक्यूल है जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अमाइनो एसिड हमारा एक बायोमॉलिक्यूल कंपोनेंट है और वो बायोमॉलिक्यूल कौन सा है? हमारा प्रोटीन। यू माइट नोट दैट, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रोटीन हमारे किससे बने होते हैं? वो किससे बने होते हैं? हमारे अमाइनो एसिड। सो प्रोटीन इज अ पॉलीमर। ये क्या है? एक पॉलीमर है। एक पॉलीमर जो किससे बना है? ये पॉलीमर बना है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड इसका क्या है? मोनोमर है। अब बेसिकली केमिस्ट्री में हम पॉलीमर मोनोमर बोलते हैं, यहाँ पे हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। होता क्या है, मान लो मैंने कोई चेन पहनी है, उस एक चेन में एक छोटी सी यूनिट, जैसे मान लो ये चेन की एक छोटी सी यूनिट आपने देखी होंगी, चेनें होती है बड़ी बड़ी लोहे की चेन होती है, ये छोटी सी यूनिट मोनोमर हो गई, यानी एक अमाइनो एसिड। ऐसे ही कई सारी अगर ये जुड़ती चली जाए चेन, तो हमारी पूरी चेन बनती है। तो चेन की जो छोटी सी कड़ी होती है, ठीक है ना, इसे कड़ी बोलते हैं छोटे से सेगमेंट को, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमर। ठीक है, या फिर यहाँ पे वो हमारा अमाइनो एसिड होगा। ऐसे कई सारे जुड़ जाएंगे, बन जाएगा पॉलीमर। पॉली मतलब बहुत सारे, वो बन जाएगा हमारा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड व्हाट वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। सो अमीनो एसिड्स हमारे क्या है? सिंपल सी बात है, जितने भी हमारे प्रोटीन हमने देखा वो किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। प्रोटीन को स्टडी करना इसलिए जरूरी है, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर प्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन से लेकर के हमारी बॉडी के साइटोप्लाज्म के अंदर और साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे बोलते भी हैं, बोलते हैं ना मसल बिल्डिंग फूड बोलते हैं। और वो किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से। अब नाम में ही देखो बोल रहे हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के नाम में ही क्या बातें हैं? एक तो इसके अंदर क्या होगा? अमाइनो ग्रुप होगा, एक एसिडिक ग्रुप होगा। अमाइनो मतलब क्या होता है हमारा? अमाइन, अमीनो। अमीनो वर्ड आया है अमोनिया से, एंड अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है, यू नो दैट, NH3, अमोनिया। और ये अमीनो वर्ड भी वहीं से आया है। तो अमीनो मतलब बेसिकली NH2 या NH3 ग्रुप हो गया हमारा। और एसिड, यहाँ वैसे तो एसिड्स कई टाइप के होते हैं, हमें पता है, जो भी हाइड्रोजन को डोनेट कर दे वो एसिड होगा। तो एसिडिक वर्ड क्या है यहाँ पर? हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज COOH। ठीक है, जो अपना एक H डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, दैट्स वाई ये एक एसिडिक ग्रुप है। और अमोनिया नॉर्मली एक ऐसा बेसिक ग्रुप की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हाइड्रोजन डोनेट भी कर देता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक ग्रुप की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, सो ये हमारे अमीनो एसिड्स में बेसिक नाम से तुम्हारा अमीनो यानी अमोनिया ग्रुप, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। नॉर्मली अगर हम देखें हमारी बॉडी के अंदर, या फिर हम लोग डे टू डे लाइफ में जो हमारी बॉडी में यूज होते हैं, नॉर्मली 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट 300 अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 20 यहाँ हम लोग बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में ज्यादातर पढ़ते भी हैं। और कुछ अमाइनो एसिड्स हमारे ऐसे हैं जो पोस्ट ट्रांसलेशनली सिंथेसाइज होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनली। ठीक है, अब ट्रांसलेशन वर्ड याद है आपको? थोड़ा सा रिकॉल करो। ट्रांसलेशनल जनरली हमारा होता है वो प्रोसेस जिसमें हमारा आरएनए से यानी mRNA से प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर हमारे दो अमाइनो एसिड्स दिए हैं, जैसे कि सेलेनोसिस्टीन जो कि 21st अमाइनो एसिड है हमारा, और पायरोलाइसिन जिसे हम 22nd अमाइनो एसिड कहते हैं। ये पोस्ट ट्रांसलेशनली सिंथेसाइज होते हैं, जैसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन वही आता है। सो वी विल डिस्कस इट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? आपस में जो जुड़ते हैं, तो भाई देखो, जब आपको चेन बनानी है तो दोनों को जोड़ना होगा। वहां पर तो हम ऐसे कड़ी फंसा देते हैं, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने की वजह से क्या करते हैं? बॉन्ड क्रिएट करते हैं आपस में। ये बॉन्ड हमारा क्या सा बॉन्ड होता है? वाटर के मॉलिक्यूल की लॉस होने से बॉन्ड बनता है, जिसका नाम है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, जिसमें दो अमीनो एसिड आके जुड़ जाते हैं। अब इनके आर ग्रुप के बेसिस पर, अब आर ग्रुप क्या है वो भी बताऊंगा। आर ग्रुप के बेसिस पर 20 टाइप के अमीनो एसिड बने हैं। जनरल अमीनो एसिड स्केलेटन सबका जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये वाले फिगर में, यही है। यहाँ NH2 ग्रुप होगा, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, एक हमारा कार्बन होगा, जैसे नॉर्मली अल्फा कार्बन कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी देखेंगे। और ऊपर हाइड्रोजन होगा,
यहाँ होता है हमारा एक आर ग्रुप। यही आर ग्रुप पूरी कहानी बदल देता है। यही आर ग्रुप के चेंज होने की वजह से मल्टीपल अमाइनो एसिड्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये याद रखना, मतलब जो प्रोलीन है हमारा, वो इसका छोटा सा एक्सेप्शन है, क्योंकि उसमें पायरोलिडिन रिंग होती है। वी विल डिस्कस इट। सो नॉर्मली आर ग्रुप, अब आर ग्रुप है क्या? सर आपने बता तो दिया आर ग्रुप होता है ये। अब आर का मतलब क्या है भैया? आर का मतलब होता है एक एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब एल्काइल में क्या आते हैं? केमिस्ट्री पढ़ी है, उस केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप्स में हमारे डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मीथेन। अब मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? वो मिथाइल। आइल जहां भी आ रहा है वो एल्काइल हो गया, और ये हो जाएगा हमारा C2H5 इथाइल। तो जहां भी आइल ग्रुप आ रहा है ये हमारे क्या होते हैं? हमारे एल्काइल, मिथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और जो भी हो सकते हैं, तो ये आर ग्रुप है, ठीक है। इसी आर ग्रुप के चेंज होने की वजह से डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं। आइए बढ़ते हैं। अब कोई भी अमाइनो एसिड्स को हम नॉर्मली, हमारे पास जो अमाइनो एसिड हम अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड। बट क्यों कहते हैं? देखो, कार्बन की पोजीशन चेन में हम लोगों ने भाई देखो बताना है, हमें इंडिकेट करना है कि इस अमीनो एसिड के इस कार्बन पे ये अटैच है। तो वो इंडिकेट करने के लिए हम लोगों ने नेमिंग करी है। जैसे सबसे पहला कार्बन जिससे हमारा कार्बोक्सिलिक और अमाइन ग्रुप अटैच है उसे बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। इसी के बेसिस पे हमने अल्फा अमाइनो एसिड नाम रखा है। अल्फा कार्बन सभी अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होगा ही होगा, ये निश्चिंत है, ठीक है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बीटा कार्बन, बाकी जिनमें आर ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें बीटा कार्बन भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, एप्सिलॉन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब देख लो ना, नंबरिंग है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ग्रीक लैंग्वेज पूरी। और ये हमारा अब आर तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये पूरा ही हमारा आर है, ठीक है। ये पूरा आर है। यहाँ अगर हम लगा दें NH3 पॉजिटिव तो ये हमारा हो जाएगा एक लाइसिन अमाइनो एसिड। कौन सा हो जाएगा? लाइसिन अमाइनो एसिड। सो आप लोग को समझ में आया कि हमारे आर ग्रुप्स की वजह से ही जितने भी नाम पढ़ते हैं, तो लाइसिन अमाइनो एसिड का जो नेम है, जैसे कि अल्फा अमाइनो एसिड जो बोल रहे हैं हम इसे, तो अल्फा वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि अल्फा कार्बन से ही अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, और इनकी पोजीशन के हिसाब से इन्हें हमने अलग अलग नेमिंग दे दी है। अब मेन बात आती है यहाँ पर कि अमाइनो एसिड्स के अंदर ना एक अलग प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी हमारी कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल की 3D अरेंजमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं। अब बात आती है कायरलिटी ऑफ अमीनो एसिड्स की। कायरलिटी समझने से पहले समझिए कि कायरल होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कायरल? देखो, आप लोगों ने आइसोमेरिज्म वर्ड सुना होगा, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है, अगर हम कंप्रेस फॉर्मूला लिखेंगे तो सेम होगा, बट इसके स्ट्रक्चर अलग अलग बन सकते हैं। इसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म का एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन होता है, उसमें से ही एक आते हैं हमारे स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। ये और वहीं से हमारा टर्म रिलेटेड है कायरल। कायरल का मतलब क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट बोल दो या मॉलिक्यूल बोल दो, मॉलिक्यूल की जो इमेज बन रही है उसकी मिरर इमेज को उसके ऊपर रखें तो वो सेम नहीं आएगा। नॉर्मली इस हाथ की मिरर इमेज बिल्कुल ऐसी ही क्रिएट होगी ना, मिरर इमेज है ना। अब मैं अगर इसी के ऊपर इसको प्लेस करने की कोशिश करूं, अब मैं इसको टर्न कर देता हूं, इस इमेज को, ये मेरे वाला हाथ जो ब्लैक, इसमें ब्लैक क्लोथ है, ये वाला जो था इसी की मिरर इमेज था, मैं ऊपर रखूंगा तब भी आप देखोगे कि इसका थंब अलग जगह पर आ रहा है, इसका थंब अलग जगह पर आ रहा है। तो एक कैसी इमेज हो गई? एक नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज हो गई। यानी एक के ऊपर एक रखेंगे तो भी वो सारे के सारे एटम्स जो है मॉलिक्यूल के, एक के ऊपर एक नहीं आ पा रहे हैं, जबकि कहने को मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। तो अब हमारी बात आती है कायरलिटी के बारे में। कायरलिटी में आता है हमारे कायरल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स या फिर कायरल कार्बन बोले तो इसका जो कार्बन है, कार्बन नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, इसके चारों के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अरेंज होंगे, तब वो कहलाएगा हमारा कायरल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे COOH आ गया, यहाँ पर हमारा NH2 आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ फलान डिम का जो भी आर ग्रुप है जैसे यहाँ पे दे रखा है वो आ गया, ठीक है। जैसे दे रखा है ना पर आर ग्रुप, तो चारों तरफ अलग अलग अरेंजमेंट हो रही है, तभी ये हमारा अल्फा कार्बन जो है वो कायरल कहलाएगा, अदरवाइज वो कायरल नहीं होगा। अब ये कोई भी कार्बन हो जिसपे अगर चारों तरफ अलग अलग ग्रुप हैं तो वो कायरल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कायरल मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब कहीं भी सिमेट्री नहीं बन रही, H अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो चारों अलग अलग एटम्स अरेंज हैं, अलग अलग ग्रुप्स अरेंज हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कायरल मॉलिक्यूल। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप, द अल्फा कार्बन इज कायरल इन मोस्ट अमीनो एसिड्स, एक्सेप्शन है ग्लाइसिन। अब आप ग्लाइसिन में देख सकते हो कि यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं, बट एक ही की कॉपी भी है। यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया या अमाइन ग्रुप आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गए, जिसकी वजह से अपनी कायरलिटी लॉस कर दिया इसने, यानी इसके अंदर कायरलिटी है ही नहीं, ठीक है। So glycine इसमें हमारा एक्सेप्शन है, as its alpha carbon has 2 hydrogen atoms. Chirality gives amino acids their D and L configuration. इसकी वजह से D and L configuration राइज होती है। configuration कितनी मैटर करती है ये अभी आपको पता चल जाएगा। उससे पहले D and L configuration क्या है, we will discuss it. पहले समझते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा जो वर्ड है
वो रिलेटेड है कायरलिटी से और किस तरीके से रिलेटेड है। स्टीरियो आइसोमर्स मैंने अभी आपको बताया, ऐसे मॉलिक्यूल्स द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कनेक्टिविटी बट डिफरेंट इन देयर 3D अरेंजमेंट। यानी दो मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंपेयर करें, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट 3D अरेंजमेंट अलग होगा। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप ऊपर आया, यहाँ भी ऊपर आया, यहाँ हाइड्रोजन इस तरफ है, यहाँ हाइड्रोजन इस तरफ है, ये R हो गया, ये R ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, NH2 हो गया। अब जब हम इनको रखते हैं मिरर में, तो मिरर में तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, बट जब हम एक के ऊपर एक प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो वो इस तरीके से आ जाएंगे। नॉन सुपर इम्पोसिबल है। सुपर इम्पोसिबल का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल मेरा हाथ ऊपर रखने के बाद भी सेम जगह पर आ रहा है। अब ये हाथ तो मेरे 2D है, 2D है ना, मतलब आप कह सकते हो 3D है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि भाई हाथ एज लाइक अ फ्लैट स्ट्रक्चर है। फ्लैट स्ट्रक्चर को जनरली हम 2D में कंसीडर कर लेते हैं, ऑल्दो उसकी थिकनेस है तो 3D कहलाएगा। तो ये मेरा हाथ है आगे का, ये है पीछे का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका 3D अरेंजमेंट होता है। ये कार्बन यहाँ है तो इसका एक हाइड्रोजन मान लो यहाँ, एक R ग्रुप यहाँ हो गया, कार्बोक्सिल यहाँ हो गया, यहाँ इसका दूसरा ग्रुप हो गया। तो चारों 3D ओरिएंटेशन में इसके ग्रुप्स अरेंज होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा होगा, ये जो हमारा आपकी जो स्क्रीन का प्लेन है, कार्बोक्सिल ग्रुप उसके पीछे की तरफ जा रहा है, अमाइनो भी हल्का सा पीछे की तरफ जा रहा है, R बाहर निकल के आ रहा है, हाइड्रोजन बिल्कुल इसी के पैरेलली साइड जा रहा है। तो ये बेसिकली 3D अरेंजमेंट है। 3D अरेंजमेंट में ऐसे सुपर इम्पोसिबल इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेजेस जो ऐसे होती हैं ये, ठीक है ना, ये होती हैं। सुपर इम्पोसिबल मतलब इसके ऊपर एक प्लेस हो गया ऐसे। तो हमारे आते हैं एनेंशियोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स ही, स्टीरियो आइसोमर्स ये दो टाइप के होते हैं। इसमें आते हैं हमारे एनेंशियोमर्स, ठीक है, और दूसरे आते हैं हमारे डिस एस्टीरियोमर्स। अब बात आती है एनेंशियोमर्स और डिस एस्टीरियोमर्स में अंतर क्या है। मान लो ये कार्बन है, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ एक और कार्बन ले लिया, चलो। अब यहाँ इसका H3 लगा हुआ है, यहाँ भी इसका H3 लगा हुआ है। H3 मतलब चारों तरफ हाइड्रोजन है, पूरा बनाने का क्या मतलब है। यहाँ मान लो इस पे OH है और इस तरफ इस पे Br है, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया। मेन सेंटर वाले कार्बन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी CH3 है। अब इसमें क्या हुआ, इसका OH इस तरफ आ गया और इस तरफ इसका H आ गया, इसका ये Br इधर आ गया और H इधर आ गया, ये CH3। ये हमारे कहलाएंगे एनेंशियोमर्स। कायरलिटी का कंसेप्ट यहीं पर ही है, मतलब बेसिकली जो स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, एनेंशियोमर्स बनते हैं, वो यही होते हैं। अब आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। डिस एस्टियोमर्स का मतलब क्या होता है, मान लो ये है मॉलिक्यूल CH3 अगेन, यहाँ वही CH3 ये अगेन हो गया, यहाँ Br, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH3, फिर ये C, फिर यहाँ Br, ये H, यहाँ H हो गया, ये OH हो गया और ये CH3 हो गया। अब यहाँ देख सकते हो आपका इसका OH तक नीचे के दो कार्बन देखोगे तो आपको लगेंगे मिरर इमेजेस हैं, लेकिन Br दोनों का एक तरफ हो गया। तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल नॉन मिरर इमेजेस हैं, यानी सुपर इम्पोज भी नहीं कर सकते और मिरर इमेजेस भी नहीं है। एनेंशियोमर्स हमारी कैसी होती हैं, ये हमारी मिरर इमेजेस होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। स्टीरियो आइसोमर्स आपको समझ में आए। स्टीरियो आइसोमर्स में हमने एनेंशियोमर्स देखे, अमाइनो एसिड्स हमारे एनेंशियोमर्स को ही फॉलो करते हैं। इनका डिस एस्टियोमर्स से अभी तो कोई लेना देना नहीं है, हाल फिलहाल हम समझने वाले हैं इसका एनेंशियोमर्स वाला कंसेप्ट। अब बात आते हैं हमारे एनेंशियोमर्स पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। देखो भाई मैंने आपको बताया ना, दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है अमीनो एसिड्स की। ये दो कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी होती हैं, अगर एनेंशियोमर्स है तो वो दो कॉन्फ़िगरेशंस अरेंज होती है, एक डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। ये डी एल एन कॉन्फ़िगरेशन आई कहां से, तो पहले वो समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। लाइट जो होती है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मैं एक वेव का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। सपोज ये एक वेव होती है, हम लोग वेव कैसे डिजाइन करते हैं, ऊपर नीचे से क्रस्ट ट्रफ ऐसे बनाते हैं ना हम लोग वेव्स को। तो ये सपोज दैट हमारी वेव हो गई, ये इसका क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ठीक है, ये जा रही है। अब एक वेव में ना कई सारी ओरिएंटेशंस होती हैं, एक ऐसे जा रही है, एक मान लो अगर ये जैसे ऐसे जा रही थी, आप मेरे हैंड्स पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऐसे आ रही थी ऊपर नीचे इस तरीके से, तो दूसरी वेव ऐसे आ रही होगी, ठीक है। ऐसी लाइट को बोलते हैं हम अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। ये ऐसे जा रही थी और वो ऐसे आ रही थी, परपेंडिकुलर हो गई ना, यानी एक का प्लेन ऑफ एक्सिस ऐसे है, ठीक है ना, मतलब एक जो जा दोनों एक ही दिशा में रही है, पर एक ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है ना, उसका ऐसे ऐसे वाला डायरेक्शन है, इसका ऐसे ऐसे वाला डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन है इसके बीच में 90 डिग्री क्रिएट होगा ना, ठीक है, तो इसे ऐसी लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो देखो अलग अलग डायरेक्शंस में है। एक इसका डायरेक्शन स्ट्रेट है, एक आप ये देख सकते हो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक और ओरिएंटेशन है जो 90 डिग्री पर अरेंज है इसके साथ में। अब ये क्या करती है, किसी भी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को चेंज कर देती है।
तो ये हमारी क्या हो गई, अनपोलराइज लाइट हो गई, क्योंकि इसमें कई सारी आपको देखने को मिल रही हैं। ये क्या हो गया, पोलराइजर। पोलराइजर एक ऐसा डिवाइस क्या करता है जो अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कई सारी ओरिएंटेशन में वेव जा रही है, जैसे मैंने नीचे फिगर बनाया है, ठीक है। यहाँ पोलराइजर क्या करेगा, इनमें से किसी एक को छोड़ेगा, या इस वाली को या इस वाली को। हम सपोज कर लेते हैं इस वाली को छोड़ रहा है, क्योंकि फिगर इसी हिसाब से एडजस्टेड है तो समझने में इजी रहेगा। ये प्लेन पोलराइज ये वाली है, यानी जो मैंने डार्क कलर से बनाई है ना, ये वाली लाइट बची है हमारी। अब ये लाइट जैसे ही आगे मूव करेगी, कायरल सैंपल मॉलिक्यूल से पास होगी। यू कैन सी दैट पहले वो स्ट्रेट थी, अब उसके अंदर हल्का सा टर्न आ गया, ठीक है। यही टर्न बताता है कि ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है। अगर ये टर्न क्लॉकवाइज गया, ये एंटी क्लॉकवाइज गया, तो इस हिसाब से हमने मॉलिक्यूल्स को चेंज कर दिया। क्लॉकवाइज गया तो हमारा क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी हो जाएगा क्लॉकवाइज। और अगर ये हमारा चला जाता एंटी क्लॉकवाइज तो ये हो जाता हमारा एल, एंटी क्लॉक, ठीक है। यानी लाइट किस डायरेक्शन में मूव करी ये हमारी बताती है। क्लियर हुई वाली बात। तो देखो मैंने बोला भी है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब सब्सटेंस दैट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, यानी प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे। यूजुअली एसोसिएटेड विद द कायरलिटी, कायरल मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोसिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। ये एक दूसरे पे रखोगे तो सुपर इम्पोसिबल नहीं होंगे। कायरल कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, वही वाली बात जो हमने पीछे देखी, वही वाली बातें हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव साइन से। लीवोरोटेटरी जिसे हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी वही है, प्लेन पोलराइज लाइट को कैसे कर देगी, क्लॉकवाइज राइट, और ये लीवोरोटेटरी को एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको समझ में आया। एक बार छोटा सा रिकैप देखते हैं क्या हुआ। वेव्स आई हमारी, वेव्स में हमारी अनपोलराइज लाइट थी, जिसमें हमारे कई सारे प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन थे, ऐसे ऐसे करके। बीच में पोलराइजर लगाया, हमने किसी एक ओरिएंटेशन को छांट लिया। पोलराइजर क्या करता है, एक ही ओरिएंटेशन को छांट के छोड़ देगा, दूसरी वाली को कैंसिल आउट कर देगा। जैसे ही वो कायरल सैंपल से पास हुई, उसके नॉर्मल जो ओरिएंटेशन था प्लेन पोलराइज लाइट का, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। इसी मूवमेंट से हमारे डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी का जन्म होता है। ये हम कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ते हैं तब भी डिस्कस करते हैं, ये हम जब अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं तब भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन इनकी केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करती है। इनकी जो अरेंजमेंट है वो इनकी चल रही केमिकल रिएक्शन में बदलाव ला सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने पढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे किस बेसिस पे हम लोग बनाए डी एंड एल एनहांसमर्स। अगर देखो सिंपल सी बात है, एन जो है ये किस साइड पर है, अगर अपना आप हाथ देखोगे अपनी बॉडी से तो ये राइट हैंड साइड है। तो एक चीज सिंपल सी याद रखना, राइट का मतलब हो जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, डेक्स्ट्रो। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लीवो। अब नाम से भी याद रहेगा, देखो लीवो रोटेटरी, ठीक है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो आपको नाम से ही याद हो जाएगा। यहाँ से लाइट आई, पोलराइजर से पास हुई, पूरा वही सारा सिस्टम दे रखा है कि काउंटर क्लॉकवाइज मूवी तो बेसिकली हमारी लीवो रोटेटरी, और क्लॉकवाइज घूमी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। सिंबल से याद रखिएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए पॉजिटिव, लीवो के लिए नेगेटिव। अब बेसिकली हमारा जो अमीनो एसिड्स है, इनका सिग्निफिकेंस बेसिकली इनके बारे में छोटी बड़ी बातें और जान लेते हैं कि जो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में, जितने प्रोटीन्स से बनते कैसे प्रोटीन्स, ये आपने पढ़ा होगा। एक हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एमआरएनए। वो एमआरएनए ऐसे रन कर रहा होता है इसके अंदर। एमआरएनए के ऊपर क्या अरेंज होते हैं, यहाँ पर कोडिंग एंटी कोडिंग की वजह से टीआरएनए आके अरेंज हो जाता है, वो कुछ इस तरीके से है ना। यहाँ पर आकर के हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं। ये अमीनो एसिड्स एक के बाद एक अमीनो एसिड बेसिकली क्या करता है, टीआरएनए से जुड़ करके बनता है। तो ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये बीच में क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कहाँ बनते हैं, हमारा सब कुछ चल रहा होता है राइबोसोम के अंदर। अब ये बात आती है, हमारा जो राइबोसोम है ये केवल और केवल एल अमाइनो एसिड्स को, जो हमारे एल अमाइनो एसिड्स हैं उन्हीं को ऐड कर सकता है। तो हमारी बॉडी में जितना भी आपका प्रोटीन बॉडी बना रही है, ठीक है, नॉर्मली हमारी बॉडी जितना भी प्रोटीन बना रही है वो सब राइबोसोम के थ्रू ज्यादातर बनता है। और ये ज्यादातर राइबोसोम से बनने वाला प्रोटीन एल अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, इसमें डी अमाइनो एसिड नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे, पहली बात। सो क्या बात समझी हमने कि राइबोसोम में जो प्रोटीन बनता है उसमें सारे के सारे एल अमाइनो एसिड्स ही बनते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, वो फेवर करता है एल अमाइनो एसिड्स को, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी डी अमाइनो एसिड से बनने वाले प्रोटीन हैं, ठीक है, डी अमाइनो एसिड जो भी प्रोटीन बनाएगा वो बेसिकली कहाँ बनते हैं, बैक्टीरिया के अंदर। जैसे कि आप बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की।
उसी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल में आपको डी अमाइनो एसिड्स के प्रोटीन मिलेंगे। साथ ही साथ आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो एंटीबायोटिक जो पेप्टाइड वाली एंटीबायोटिक्स हैं उनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो समझते हैं एक बार, प्रोटीन फॉर्म्ड बाय राइबोसोम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ऑल एल कन्फिगुरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो सारे अमाइनो एसिड उसमें अरेंज होंगे, चाहे सारे सेम हो, चाहे डिफरेंट हो, चाहे कैसे भी हो, जब वो अरेंज होंगे तो सारे के सारे एल अमाइनो एसिड्स होंगे। ठीक है, अब डी अमाइनो एसिड का जो प्रोटीन होता है वो राइबोसोम इंडिपेंडेंट बनता है, उसमें राइबोसोम इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, चाहे आपका प्रोकैरियोट का राइबोसोम हो, चाहे यूकैरियोट का राइबोसोम हो, बनाएंगे सबके सब एल अमाइनो एसिड का प्रोटीन। डी अमाइनो एसिड का जो प्रोटीन बनता है वो बैक्टीरिया बनाता है, लेकिन राइबोसोम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा राइबोसोम इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे राइबोसोम होता ही नहीं है, इंडिपेंडेंट। इसके बाद कायरलिटी ऑफ अमीनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर प्रॉपर फोल्डिंग। अब कायरलिटी ही डिपेंड करती है कि इनकी प्रॉपर फोल्डिंग कैसे होगी, क्योंकि कायरलिटी के बेसिस पर ही इनके अलग अलग ग्रुप्स अरेंज होंगे। ग्रुप्स के बीच में हमें ये भी तो देखना है स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तो इसकी वजह से फोल्डिंग में बदलाव आ जाएगा। और जैसी फोल्डिंग होगी, इसकी फोल्डिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है इस बात पर कि आपका एंजाइम का फंक्शन करना है। एंजाइम बेसिकली ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन ना, एंजाइम को अपना फंक्शन करना है, या सेल मेम्ब्रेन में सारे प्रोटीन अरेंज अल्फा हेलिकल या बीटा शीट वाले जो भी बनते हैं, तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स की फंक्शनिंग उसकी फोल्डिंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, अगर फोल्डिंग चेंज हुई तो इनकी कन्फिगरेशन में बदलाव, मतलब कन्फिगरेशन चेंज हुआ, मान लो एल की जगह डी लगा दिए, तो इनकी कन्फिगरेशन बदलाव होने की वजह से फोल्डिंग चेंज हो जाएगी। फोल्डिंग चेंज हो गई तो इनका फंक्शन बदल जाएगा या नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, तो ये चीज नहीं चाहिए हमें, इसीलिए हमारे ये होते हैं। दूसरी बात, जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे वो सारे के सारे, मतलब जितने भी प्रोटीन्स होंगे वो सारे के सारे या तो डी अमाइनो एसिड्स के होंगे या उसमें सारे एल अमाइनो एसिड्स होंगे। किसी भी प्रोटीन में एल और डी अमाइनो एसिड्स एक साथ नहीं होंगे, आइदर इट हैज एल और इट हैज और डी अमाइनो एसिड्स। ओके, अब आते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हमारे सामने। हमने अमाइनो एसिड्स को मेजरली 5 मेजर क्लासेस में बांटा है। ठीक है, नॉन पोलर, एलिफेटिक। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या अंतर होता है? एलिफेटिक एरोमेटिक जनरली क्या करते हैं, जो हकल रूल फॉलो करते हैं, हकल रूल फॉलो करते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। जनरली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो बेंजीन जैसी रिंग्स होती हैं जिनमें बॉन्ड घूमते रहते हैं। आपने जानते हो ना, एक सिंपल सबको बताइए होता है हमारा बेंजीन। ओके, बेंजीन, बेंजीन में अगर जब हमारे बॉन्ड घूमते रहते हैं, और ये बॉन्ड घूमने वाले मॉलिक्यूल्स को हम एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, हमारे नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स हैं। आर यानी इनका आर ग्रुप कैसा होगा? एलिफेटिक होगा। अब एरोमेटिक तो हमारे ये होगा जिनके बॉन्ड घूमते हैं, एलिफेटिक वो होते हैं जिनके बॉन्ड घूमते नहीं है, जनरली स्ट्रेट चेन्स जो होती हैं। यहाँ पे आपको ग्लाइसिन देखने को मिल जाएगा, इसका एग्जांपल एलानिन हो जाएगा, वेलिन हो जाएगा, ल्यूसीन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, एक और होता है प्रोलिन। ये प्रोलिन इस जगह पर गलत है। ठीक है, प्रोलिन इज द पार्ट ऑफ नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स। ओके, अब आते हैं ये नॉन पोलर थे। नॉन पोलर बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे जिनमें पोल्स नहीं होता, यानी बेसिकली उनका लेफ्ट और राइट, जैसे मैग्नेट के पोल ही ना हो, मान लो, वैसे तो होते हैं लेकिन मैग्नेट के पोल ही ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। हमने बेसिकली केमिस्ट्री में डिस्कस किया था ना, पोलर जिनमें पोल क्रिएट हो रहे हो, यानी नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स हो। ठीक है, तो नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप होगा और पोलर अनचार्ज आर ग्रुप होगा। ठीक है, ये भी एलिफेटिक ही होगा वैसे। अब यहाँ देखो, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, और एक और कौन सा हो जाएगा हमारा? प्रोलिन। इसके लिए हम ट्रिक बना सकते हैं ना, GAVLIMP, गवली एमपी। ठीक है, ये मेरी ट्रिक है। ठीक है, आप लोगों को जो अच्छी लगे तो गवली एमपी, ये क्या हो गया? इसकी ट्रिक हो गई, जिसमें हमारे सारे के सारे नॉन पोलर एलिफेटिक आ गए। इसके बाद आते हैं हमारे पोलर अनचार्ज आर ग्रुप, यानी पोलर भी हैं, अनचार्ज भी हैं और आर ग्रुप्स हैं इसमें। तो इसमें आता है हमारा सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पेरेजिन और ग्लूटामिन। ठीक है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जो मेरी टीचर ने मुझे सिखाया था, दैट इज CS टैग। ठीक है, CS का टैग लग गया। जनरली देखा ना, इंजीनियरिंग करते हैं लोग, बीटेक वगैरह करते हैं, तो बोलते हैं भाई CS के टैग से कुछ नहीं होगा, तो मैं स्किल्स भी आनी चाहिए, तो ये CS टैग हो गया। अब एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में आते हैं हमारे फिनाइलैलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये तीनों ही एरोमेटिक हैं, इनके अंदर ऐसी रिंग्स प्रेजेंट हैं जिनके बॉन्ड घूमते रहते हैं। और इनकी एक और बहुत खास बात, आप लोगों ने फ्लोरेसेंस सुना होगा। जनरली क्या होते हैं, एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो क्या करते हैं? एमिट करते हैं, तो इससे कलरफुल लाइट आती है। तो ये जितनी भी कलरफुल लाइट अगर कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसके अंदर प्रेजेंट एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की वजह से कर रहा है। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की एक खासियत क्या है? ये क्या देते हैं? फ्लोरेसेंस देते हैं। और साथ ही साथ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की एक ट्रिक होती है याद करने की,
दैट इज, अब देखो 3 है, पीटीटी कर लो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। फिर आती है पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप। अब यहाँ पे देखो 2 टाइप के आर ग्रुप को हमने और क्लासिफाई कर दिया। उन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप, नेगेटिव तो नेगेटिवली। इसमें क्या है हमारा, देखो लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। अब इसमें से लाइसिन और आर्जिनिन हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डीएनए रैप करते हैं हिस्टोन के ऊपर, और उसमें लाइसिन आर्जिनिन होता है। अब डीएनए नेगेटिव होगा तो उसकी चार्ज को बैलेंस करने के लिए, वहां पे चिपकाने के लिए कौन होगा, हिस्टोन। यही डीएनए और हिस्टोन अपने अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालते हैं, इसलिए तो हमारे क्रोमेटिन बनता है, पैकेजिंग होती है। तो लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, और बोनस पॉइंट, ठीक है। तो इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं हम, HAL, ओके। फिर आते हैं नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप, 2 ही है, ठीक है, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। अब आप देख सकते हो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या था, यहाँ पे देखो एक एडिशनल पॉजिटिव में था अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज अमाइनो ग्रुप था। तो ये हमारे क्या है, चार्ज ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे क्या है कि एक साइड चेन में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ऊपर वाले तो बिल्कुल सेम है, लेकिन नीचे वाला एग्जैक्ट एक कार्बोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया। देखो ऊपर वाले तो चार्ज बैलेंस हो गए, लेकिन नीचे एक नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से इस पे -1 का चार्ज आ गया, इस पे -1 का चार्ज आ गया। तो ये हो गया हमारा एस्पार्टेट, ये हो गया ग्लूटामेट। लास्ट में 8 आ रहा है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गए। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो एसिड आ गया तब भी हो गया, हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, सिंपल सी बात। इस तरीके से आप लोग इसे कुछ याद कर सकते हो। ये कुछ ट्रिक्स हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास अलग अलग अमीनो एसिड्स, ठीक है, इनको याद कैसे किया जाए भाई। अमीनो एसिड्स के ना एब्रीविएशंस यूज किए जाते हैं। एक एक लेटर में अगर मुझे कभी अमीनो एसिड बनाना हो, मान लो मेरा पूरा पेप्टाइड है, अब ये पेप्टाइड है मेरे पास, जिसमें एक G है, जिसमें एक F है, इसमें एक S है, इसमें एक T है। पूरे पूरे अमीनो एसिड के नाम लिखना एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा एक एक लेटर से एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट किया। तो उस बेसिस पर ये हमारे पास किस किस बेसिस पर हमने वो एक लेटर दिया है वो यहाँ पर अरेंज है। जैसे ग्लाइसिन के लिए पहला लेटर G है तो G आ गया, एलानिन के लिए A आ गया, प्रोलिन के लिए P आ गया। अब देखो नॉर्मली होता क्या है कि हमारे पास लेटर्स 26 ही हैं। अब हम सारे के सारे उनको उनके उनके नाम दे देंगे। मैं बोल रहा हूँ ग्लाइसिन के लिए G आ गया, ग्लूटामिन के लिए भी G यूज कर लेंगे और ग्लूटामेट के लिए भी, तीनों के लिए G आ जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो जाएगा। इस कंफ्यूजन को जैसे हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के साथ करते थे, यहाँ पर भी हमने कुछ बदलाव करे और वो क्या हुए, यहाँ पर हमने कुछ तो रख दिया जिनकी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लेटर के बेसिस पर ही आ गया ये, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, जैसे फिनाइलएलनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। अब फिनाइलएलनिन आप ऐसे समझ सकते हो, फिनाइल, हम फिनाइल वर्ड बोलते हैं, उसमें फ आ रहा है, ठीक है, फिनाइल वर्ड में क्या आ रहा है हमारा, फ आ रहा है। ये जो फ वर्ड है ये इंडिकेट नहीं कर रहा एफ से रिलेटेड है, आप जानते हो। तो फिनाइलएलनिन ऐसे हो गया आपका। टायरोसिन में हमारा वाई दिख रहा है आपको, तो ये वाई हमारा क्या हो गया, वाई, ये वाई क्या है हमारा, टायरोसिन का वाई है, ठीक है, टायरोसिन। आप ये देख सकते हो ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, फैन वर्ड जो आ रहा है, फैन को हम थोड़ा सा लेट देखो रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैन, वैन वैसे VAEN वैन होता है, लेकिन WAN तो ये हो गया W। फिर आता है सीरीन, जिसका हमारा फिर से अगेन उसका फर्स्ट लेटर ही है। थ्रियोनिन, इसका भी फर्स्ट लेटर। सिस्टीन फर्स्ट लेटर। एस्पेरेजीन, अब एस्पेरेजीन का आप देख सकते हो N आ रहा है तो इसका हमारा हमने N ले लिया। ग्लूटामीन, हमने इसका ग्लूटामीन को ऐसे समझ लो ग्लूट क्यूट, ठीक है ना, ग्लूट क्यूट, हल्का सा वर्ड सिमिलर सिमिलर है। क्यूट को आप ऐसे समझ लो QUTE स्पेलिंग मान लो, तो QUTE क्यूट की स्पेलिंग में Q आ जाएगा ना, ठीक है ना। लाइसिन, आर्जिस्टिडीन और आर्जिनिन, अब हमारे पॉजिटिवली चार्ज वाले आ गए ना, तो पॉजिटिव वाली चार्ज में हमने क्या किया, लाइसिन के लिए हमने K लिया, ये एक तो याद कर लो, इतना तो कर लो। हिस्टिडीन में हमारा देखो H अगेन, आर्जिनिन का R आ रहा है तो R हो गया हमारा। अब नेगेटिवली चार्ज आ गए, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट में देखो हमारा क्या बना, ये है हमारा एस्पार्टेट जिसका हमने D ले लिया और ग्लूटामेट में E ले लिया। अब इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक चीज समझते हैं, ABCDEFGHI, गाने नहीं गा रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ। एस्पार्टेट A से चालू होता है, ग्लूटामेट G से चालू होता है। पहले A आता है ना, तो हम लोग कह सकते हैं D और E में से भी पहले D आता है, ग्लूटामेट E आता है। तो कभी भी इनके बीच में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक के बाद एक लेटर है, दोनों के उनसे नाम से मिलते जुलते नहीं है, और दोनों के ही अब जैसे हम देखें ग्लूटामेट है तो उसका E आ रहा है और एस्पार्टेट है D आ रहा है। तो ये थोड़ा सा लर्न करने वाला है, 2-3 लर्न कर लेना, बाकी ट्रिक्स से कोशिश करना। अगर आपको और अच्छी ट्रिक आती हो तो बहुत बढ़िया, उसके लिए नहीं है तो ये मैंने कोशिश करी। अब हम देखते हैं, हमने अमीनो एसिड्स की बात करी थी ना, हमने बोला था एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स क्या शो करते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स शो करते हैं क्या, फ्लोरेसेंस। अब ये फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है भाई, देखो फ्लोरेसेंस का मतलब होता है, ये मान लो एक एटम है,
ठीक है, वैसे तो मैं फ्लोरेसेंस बता चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर, ये मेरा न्यूक्लियस है बीच में। ये इलेक्ट्रॉन में जैसे आप एनर्जी दोगे तो ये क्या करेगा, ये भाग जाएगा बाहर, लेकिन कभी ना कभी तो लौट के आएगा। जैसे बच्चों ने खाना खाया, एनर्जी बहुत मिल गई, बाहर खेलने चले गए, लेकिन लौट के बुद्धू घर के तो आएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन लौट के आएगा तब ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो फ्लोरोसेंस होता कैसे है ये पता होना जरूरी है। अब फ्लोरोसेंस में हम देखते हैं कौन कौन सा अमीनो एसिड इन्वॉल्व है, जितने भी एरोमेटिक है वो सब इन्वॉल्व है। ठीक है, इतना तो याद रखो। इसमें हमारा ट्रिप्टोफैन भी है, टायरोसिन भी और फिनाइलएलनिन भी है। सबसे बेस्ट, सबसे फ्लोरोसेंस जो देता है, अच्छा इनकी फ्लोरोसेंस, आप लोग पता है कि वेवलेंथ एक चीज होती है, लाइट में क्या होता है, लाइट की एक वेवलेंथ होती है। ये होती है अगर वेव, सपोज ये वेव है, तो एक वेव की जो लेंथ है, यानी यहां से लेकर के यहां तक, ये एक वेव है, तो एक वेव की जो पूरी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। ठीक है, इतना हिस्सा क्या कहलाएगा इसका, ये क्या कहलाएगा इसका, वेव लेंथ। वेव लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। बेसिक है, सिंपल। लाइट की भी ना एक रेंज होती है, वेवलेंथ होती है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप लाइट में देखते हो, वो उनकी वेवलेंथ के आधार पर ही अरेंज किए हैं हम लोगों ने। वेब ग्योर देखते हैं ना, वर्ल्ड निको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो लैम्डा है ये वेवलेंथ बताता है। नॉर्मली इसको हम नापते हैं नैनोमीटर में। ठीक है, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। लैम्डा जो होता है इसको हम नापते हैं नैनोमीटर में, और ये नैनोमीटर कितने नैनोमीटर में होती है, प्रोटीन्स के लिए से हम 280 नैनोमीटर पे इसका एब्जॉर्प्शन चेक करते हैं। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, प्यारा सा ग्राफ, ये एब्जॉर्बेंस दिखा रहा है, यानी 280 नैनोमीटर की लाइट को कौन सा अमाइनो एसिड कितनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। ट्रिप्टोफैन 280 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अब इसका मतलब टायरोसिन 280 नैनोमीटर की लाइट को थोड़ा कम एब्जॉर्ब करेगा। और सबसे कम कौन होगा बुद्धू, फिनाइलएलानिन, सबसे कम ये होगा। सबसे ज्यादा ट्रिप्टोफैन, फिर टायरोसिन, फिर फिनाइलएलानिन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन तो बहुत ही ज्यादा है देखो टायरोसिन के कंपैरिजन में भी। सो जो बातें लिखी है तो यही बात बोल रही है सारी। ट्रिप्टोफैन हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस शो करता है 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर। एब्जॉर्बेंस जो होता है 280 नैनोमीटर पर, वो 4 टाइम्स ज्यादा होता है टायरोसिन के एब्जॉर्बेंस से। ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन से मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन नियर 280 नैनोमीटर। ठीक है, और फिनाइलएलानिन जो है वो सबसे ज्यादा कम एब्जॉर्ब करता है 280 नैनोमीटर पर। तो आपके पास एक सीक्वेंस आ गया, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन। सो दिस इज द फ्लोरेसेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स। इसी वजह से सारे प्रोटीन्स फ्लोरेसेंस अपने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये वाले अमीनो एसिड ज्यादा होंगे तभी फ्लोरेसेंस हम लोग इसका डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा एक और अमीनो एसिड जिसको मैंने शुरू में बोला था एक एक्सेप्शन के रूप में वर्क करता है, दैट इज प्रोलीन। ये एक सेकेंडरी साइक्लिक अमीनो एसिड है जिसकी 5 मेंबर पायरोलिडीन रिंग होती है। देखो नॉर्मल अमीनो एसिड ये कार्बन होता है, यहाँ COOH हो गया, यहाँ क्या होता है NH2 ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन, यहाँ R ग्रुप, ये होता है ना। इसी R ग्रुप के बदलने की वजह से अमीनो एसिड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ रहे थे। यहाँ देखो क्या है, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है भैया, है बिल्कुल सेम हो गया, चलो एक प्रॉपर्टी सेम हो गई। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है, हाइड्रोजन ही तो नहीं है, तो लगा देंगे, तो कार्बोक्सिलिक भी सेम हो गया। अब इसी अल्फा कार्बन के साथ में इसका जो अमाइन ग्रुप था, जो फ्री होना चाहिए था, वो फ्री होने की जगह इसकी आर ग्रुप से नीचे आ रही चेन मुड़ करके, वो देखो नॉर्मली आर ग्रुप की चेन क्या होती है, ऐसे सीधी होती है, ये आर ग्रुप की चेन ऐसे मुड़ करके आई कि वो इसी के अमाइन के साथ अरेंज हो गई। ठीक है, इसी के अमाइन के साथ वो अरेंज हो गई। अब ये हमारा पूरा एक तैयार हो गया बन करके। तो इसकी वजह से क्या हुआ, नॉर्मल अमीनो एसिड्स की आर ग्रुप चेंज होती है, लेकिन इसकी जो अमीनो ग्रुप है वो एक रिंग का पार्ट बन गया, इसीलिए इसे हम एक्सेप्शन में काउंट करते हैं। अब ये कहां कहां नहीं होता, कहां कहां कैसे होता है, क्या करता है, नॉर्मली प्रोटीन्स में अल्फा हेलिक्स हो चाहे बीटा शीट हो, इनमें देखने को बहुत ही कम और या फिर ना ही मिलता है, क्योंकि ये हमारे एज किसकी तरह बिहेव करता है, ब्रेकर की तरह। इसकी रिजिड रिंग की वजह से प्रोटीन को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती है, तो ये इनफ्लेक्सिबल है बिल्कुल, जैसे मैंने बोला भी है देखो, रेस्ट्रिक्ट्स पेप्टाइड बैकबोन फ्लेक्सिबिलिटी, कॉजेस किंग्स एंड बेंड्स, तो फ्लेक्सिबिलिटी को लॉस कर देता है। दूसरी बात, ये कहां प्रेजेंट होगा, अब आपने देखा है, जैसे मैं एक छोटी सी चीज दिखाता हूं आपको, मान लो ये हमारी मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन में आप जानते हो ना अल्फा हेलिक्स क्या होते हैं, कई बार क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को। कुछ अल्फा हेलिक्स ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन को कई बार क्रॉस कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी क्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम कौन क्रॉस करने वाला, कौन सा प्रोटीन है, रिकॉल, सोचो। ठीक है, अभी याद आ जाएगा, पॉज करके सोच लो, नहीं तो मैं बता देता हूँ आंसर, GPCR। ठीक है ना, अब यहां जो आपको दिख रहे हैं ना, देखो ये तो अल्फा हेलिक्स है जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, जो ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं, लेकिन ये चीज क्या है, इनको हम बोलते हैं बीटा टर्न्स, ये टर्न होते हैं। ठीक है, तो ये अब जो प्रोलीन है
वो कहाँ मिलेगा आपको? बीटा टर्न्स में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा आपको? कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन के अंदर होता है, कोलेजन में मिलेगा आपको। ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट में है, एब्सेंट है, और इसे ब्रेकर भी कहते हैं क्योंकि ये आ जाता है तो हमारा पास प्रोटीन कंप्लीट हो गया। एक्ट एज कंपैटिबल ऑस्मोलाइट ड्यूरिंग ड्रॉट, सैलिनिटी एंड टेम्परेचर स्ट्रेस। जनरली ये बात किसकी चल रही है? प्लांट्स की। आप जानते हो हम लोग तो भाई कहाँ पर होते हैं? घर में रहते हैं, पानी अपने हिसाब से लेते हैं। प्लांट्स के साथ बहुत सारी कंडीशन फेस करनी पड़ती है उन्हें, ड्रॉट जैसी समस्या, बहुत ज्यादा खारे पानी वाली समस्या, टेम्परेचर का स्ट्रेस होता है इनके ऊपर। तो उस टाइम पे प्रोलीन उनका एक बेस्ट ऑस्मोलाइट होता है, बेस्ट ऑस्मोलाइट। ठीक है, मॉडिफिकेशन हाइड्रोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन टेस्ट बेसिकली बताया है। अगर हम बात करें कोलेजन के अंदर, इसी प्रोलीन का क्या हो जाता है? हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, तो हाइड्रोक्सिल प्रोलीन कहते हैं उसे। तो ये हाइड्रोक्सिलेशन हो गया तो क्या हो गया? हाइड्रोक्सिल प्रोलीन हो गया। इसी को डिटेक्ट करने के लिए हम डिहाइड्रेशन टेस्ट करते हैं। प्रोलीन गिव्स अ येलो कलर इन डिहाइड्रेशन टेस्ट। ये एक बेसिकली जनरल प्रॉपर्टी हो गई, नॉर्मली एज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ज्यादा चीज हो गई है। डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये क्या होता है? हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता कैसे है? मान लो दो सिस्टीन अमीनो एसिड्स हैं, सिस्टीन में नीचे क्या होता है? एक सल्फर होता है, सल्फाइल हाइड्राइल ग्रुप होता है। ऐसे ही एक और दूसरे सिस्टीन में हो गया, ये हो गया सल्फाइल हाइड्राइल ग्रुप इसका। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? इनको बॉन्ड बनाना है, तो ये क्या करते हैं? अपने हाइड्रोजन को लॉस करते हैं। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है हमारा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे इसका भी हाइड्रोजन लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ये सल्फाइल हाइड्राइल ग्रुप आगे जाके डाइसल्फाइड बॉन्ड का रूप ले लेते हैं। यू कैन सी द इमेज हियर, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो, बेसिकली सारी चीज सेम हो गई। ये सल्फाइल हाइड्राइल है, यहाँ पे ये बीच में बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, एसएच ग्रुप है। ये एसएच क्या करते हैं? आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट करते हैं, और ये बॉन्ड आपको देखने को मिल गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन से बनता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड हेल्प स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर, स्पेशली टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करो तो आपने इंसुलिन पढ़ा हुआ है, इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें ए चेन, बी चेन, सी चेन होती है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स अपने पढ़े थे। एंटीबॉडी आप जो जानते हो वो भी एक टाइप का प्रोटीन ही है, तो उसके अंदर भी क्या होता है? हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज वेयर द डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट। अब हम मूव करते हैं कुछ अनकॉमन अमीनो एसिड्स की तरफ। ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट ये एक नॉर्मल अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशन से ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल प्रोलीन, हाइड्रोक्सिल लाइसिन, ये दोनों के दोनों ही आपके हाइड्रोक्सिलेशन से बनते हैं। इन दोनों का क्या होता है? जैसे लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, प्रोलीन का हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, तो ये इससे बनते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारे कोलेजन के अंदर। कोलेजन पढ़ा है ना आप लोगों ने, जानते हो ना कोलेजन। मिथाइल लाइसिन, ये किसके अंदर होता है? हमारा मायोसिन के अंदर। मायोसिन याद है? मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारा, ठीक है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें क्या था हमारा? एक्टिन, मायोसिन। तो मायोसिन क्या है? एक प्रोटीन तो है। गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, ये जो गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आप लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा होगा, उसमें एक चीज होती है प्रोथ्रोम्बिन, जो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में आगे जाकर के। ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है, इसमें गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट है। डेस्मोसिन, ये हमारा किसमें प्रेजेंट होता है? इलास्टिन में। इलास्टिन एक टाइप का प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? ये हमारा प्रोटीन होता है फाइब्रस, फाइब्रस प्रोटीन। अब आप इसमें देख भी सकते हो कि किस तरीके से चार लाइसिन के अलग अलग रेसिड, ये चारों के चारों दिख रहे हैं ना हाईलाइटेड रीजन, ये चारों के चारों हाईलाइटेड रीजन लाइसिन ही है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइसिन अरेंज हैं यहाँ पर। सो ये हमारे कुछ अमीनो एसिड्स हो गए, सामने आपको ये दिख गए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सेलेनोसिस्टीन तो हमारा आपने देखा मॉडिफिकेशन से बनता है। ऑर्निथीन और सिट्रुलिन, ये हमारे इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं साइकिल्स के बीच में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल्स आपने पढ़ी है, यूरिया साइकिल आपने सुनी होगी, तो ये उनके इंटरमीडिएट्स हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के टाइम पर हमने बात किया ये सिस्टीन यही बनाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, बट सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड एक और है जिसका नाम है मिथियोनिन। ये मिथियोनिन भी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? तो आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाई मिथियोनिन डज नॉट फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कल हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी इसके हम टाइट्रेशन कर्व देखेंगे, रामचंद्रन देखेंगे, काफी सारी चीजें हैं, तो शुरुआत है, डरे नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है। इजी फ्लो के साथ अगर आप पढ़ते चलोगे तो आपका होता चलेगा। एंड बेसिकली हर बार की तरह कंसेप्ट कंप्लीट होते होते आप लोगों के पास एक PYQs की वीडियोस भी आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना।